नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंधु की। ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस अभियान के पहले चरण में ईरान से सफलतापूर्वक निकाले गए 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान नई दिल्ली पहुंची। सभी भारतीय नागरिकों को इंडिगो की उड़ान से दिल्ली लाया गया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का अभिवादन किया और कहा कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ईरान और इजरायल के बीच सैन्य टकराव और इस टकराव के बीच भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या है ऑपरेशन सिंधु, भारत ने क्यों किया शुरू? मुद्दा आपका में विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर संजय भारद्वाज जी से, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। आपका भी स्वागत है डॉक्टर संजय जी संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और संवेदनशील भी है। भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यह देश दुनिया के किसी भी कोने में अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। ऑपरेशन सिंधु का क्या संदेश है, क्या मकसद है, क्यों शुरू किया गया, कैसे देखते हैं आप इस ऑपरेशन को? थैंक यू मनोज जी, आपने मुझको बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। देखिए, क्यों शुरू हुआ इसका तो कारण सीधा है कि जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, वहां पर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिकैपिटेशन में, तो उसकी वजह से काफी जो है इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। वहां पर युद्ध बढ़ गया है दोनों के बीच में मिसाइल्स द्वारा। तो ऐसे में भारतीय जो नागरिक हमारे हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहती है सरकार के लिए। और इसीलिए हर जगह से, चाहे कहीं पे भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहा हो, भारत एक ऐसा देश है जिसने ना अपने ही लोगों को निकाला है इन कॉन्फ्लिक्ट जोन से, बल्कि बहुत सारे देशों के लोगों को भी हम निकाल कर लाते हैं। जैसे आपको मालूम है, यमन से जब हमने किया था तो 42 नेशनलिटीज के लोगों को बाहर निकाला गया। जी, मैं खुद लिबिया में, जॉर्डन में, इन जगहों में इन्वॉल्व था। इवैक्यूएशंस के लिए काफी सारे इंडियंस को हमने बाहर निकाला। तो ये जो है खास तौर से हमारा ध्यान रहता है। और उसमें जैसा विदेश मंत्रालय के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल रूम है, जिसमें सारी फोर्सेस, सब तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग होती है। हर एक एम्बेसी के पास अपना एक इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को निकालने के लिए एक कंटिजेंसी प्लान बनता है। और उसी के तहत जो है भारत सरकार ने इन लोगों को, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, जी, उनको बाहर निकाला गया और बड़ा सक्सेसफुली निकाला गया। और उसको आर्मेनिया के थ्रू इस बार हम लोगों ने निकाला है। देखिए, ईरान के 7-8 कंट्रीज के साथ में बॉर्डर्स हैं, जी, तो जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तो वैसे ही में थोड़ा समस्या है। लेकिन और जगह से भी, जो आर्मेनिया से भी इस बार निकाला, और सबने काफी मदद की। और क्योंकि लोकल सरकार जो होती है उस वक्त में, चाहे कोई भी रिजीम हो, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिना उनकी मदद के आप अपने लोगों को नहीं निकाल सकते। तो इसमें इसीलिए भारत सरकार ने दोनों ईरान की सरकार और आर्मेनिया की सरकार को अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद कहा है। जी। बिल्कुल डॉक्टर संजय भारद्वाज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो छात्रों का 110 छात्रों का पहला जत्था भारत पहुंचा है, उसने सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान, ये जो छात्र जाते हैं, वो कौन सी शिक्षा या किस उद्देश्य से वहां पर जाते हैं, क्या लक्ष्य उनका रहता है? देखिए, इसके दो तीन पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं आपके सामने रखना भी चाहूँगा कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आता हूँ। जी, और जवाहरलाल विश्वविद्यालय के भी छात्र काफ़ी जो ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद में हायर स्टडीज के लिए भी ईरान जाता है। जो पर्शिया जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको, उसका जियो पॉलिटिक्स, उसका कल्चर समझने के लिए एक सोशल साइंस का जो एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आप ये देखिए कि वेस्ट एशियन कंट्रीज या यूरेशियन कंट्रीज में जो भारतीय छात्र जाते हैं, जिसमें आप जॉर्जिया देखिए, आर्मेनिया देखिए, बाकी कजाकिस्तान, इसमें मेडिकल स्टूडेंट्स का भी काफ़ी कुछ
मेडिकल डिग्री के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी इन क्षेत्रों में जाते हैं। तीसरा, जो जिस तरीके से आईटी सेक्टर का जो भारत का एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज रहा है, उनका भी कोलैबोरेटिव एक अप्रोच होता है। तो इस क्षेत्र में तो फार्मास्यूटिकल हुआ, मेडिकल सेक्टर हुआ, और साथ ही साथ जो बाकी जो इमर्जिंग एरियाज हैं, इनके बच्चे ईरान में, कुछ हद तक जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है उन कंट्रीज में भी जाते हैं, और यूरेशियन कंट्रीज, जिसका मैंने यूक्रेन की बात कही या जॉर्जिया की बात कही, इन सब कंट्रीज में भी भारत के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और ये बात हमेशा आती है, जैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरुआत किया। जो ऑपरेशन गंगा है, उसमें भारत के जो विद्यार्थी थे, उन सबको पोलैंड के माध्यम से निकालने का प्रयास किया। बात आती है कि निश्चित रूप से हमारे संबंध ईरान के साथ भी अच्छे ही संबंध रहेंगे। मैं ये कहूँगा, जिस तरीके के आर्थिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट था, हमने वहाँ के चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, खासकर जब मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, वो ईरान से होते हुए, आर्मेनिया से होते हुए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया तक जा रहे हैं। तो एक वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसमें भी भारत के साथ काफ़ी कुछ हद तक एक जुड़ाव, एक इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेक्टर में जुड़ा हुआ है। तो एक और पक्ष है कि भारत का जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, तो कनेक्ट एशिया सेंट्रल एशिया पॉलिसी के माध्यम से भी जो ट्रेड के क्षेत्र में, या एजुकेशन के क्षेत्र में, या आप मेडिकल के क्षेत्र में स्टूडेंट्स जाते हैं। एक और सेक्टर जो है, जो आर्किटेक्ट का भी इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ हद तक जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। अब सवाल आता है, जो एम्बेसडर साहब ने भी जिक्र किया, कि हमने ईरान से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि ये खाली अब इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, इसमें बहुत कुछ हद तक अमेरिका भी बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और अमेरिका ने हिदायत दी है कि आप जो तेहरान से आप जो सभी लोग तेहरान को खाली कर दीजिए, और साथ ही साथ अमेरिकन सिटीजन्स को भी वहां से निकलने की हिदायत दी है। तो मान के चलिए कि स्थिति बहुत टेंस है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत एक रेस्पॉन्सिबल देश है, दुनिया का लोकतंत्र है, वो अपने नागरिकों को, चाहे वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हो, सबसे पहले उनकी सुरक्षा, उनको वहां से सुरक्षित निकालने की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से उसी ही कड़ी में भारत ने ये कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, और लगभग 110 विद्यार्थी अभी तक आ चुके हैं। अब बात आती है कि जो एक बड़ा सवाल उठा है कि जो जियोपॉलिटिक्स है इस क्षेत्र की, जी, और उसमें मैं जियो पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति रही है वो ऐतिहासिक रूप से तटस्थता के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के आधार पर रही है। इजराइल के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और ईरान के साथ भी भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत ने शांति का संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंब का संदेश हमेशा से दिया है। आप कैसे देखते हैं जब इस तरह का टकराव हो रहा है, ऐसे में हमारी जो भूमिका है, भारत की जो भूमिका है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत हमेशा एक शांति प्रिय देश रहा है। हमने किसी के ऊपर कभी कोई हमला नहीं किया, ना किसी की जमीन के ऊपर या इस तरह का। वो भारत हमेशा यही चाहता है कि चूंकि ईरान और इजराइल हमारे दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तो हमें उनके जो अगर उनके बीच में लड़ाई हो रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा, ये आदमियों को निकालने की बात नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरा रीजन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत ने सबसे पहले, जैसे आपने देखा कि विदेश मंत्रालय ने एक अपना डी एस्केलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, दोनों साइड्स को किस तरह डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए बातों को, और ये भी कहा कि ईरान चूंकि एनपीटी कंट्री है तो इसको फॉलो करना चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके हैं। इसी तरह इसराइल को भी भारत कहता रहता है हर बार। तो भारत ने ये भी कहा कि अगर आवश्यकता है तो भारत अपने इनके बीच में फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू जी से बात किया, हमारे विदेश मंत्री ने दोनों विदेश मंत्रियों से बात की, और यूरोप में अमेरिका गए, कनाडा गए, जो सारे लीडर्स हैं उनके साथ में बातचीत करेंगे किस तरह से इस वॉर को रोका जा सके। और तो भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस बारे में, और दोनों ही देश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, आप कैसे देखते हैं जियो पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे थे, तो खास तौर से जो इस क्षेत्र में जिस तरह का टकराव उभर के सामने आया है, क्योंकि भारत के रिश्ते दोनों ही देशों से बहुत अच्छे हैं और भारत ने शांति और वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया है। भारत ने मध्यस्थता की भी एक तरह से बात कही है कि शांति के लिए बात चाहे रूस और यूक्रेन की हो, भारत सरकार की भूमिका हमेशा शांति और वसुधैव कुटुंब के रूप में रही है। आप कैसे देखते हैं भूमिका को? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बार बार रिपीट भी करते हैं कि ये जो समय है, ये युद्ध का समय नहीं है, और जो हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी दुनिया में, उनको डिस्कशन और डायलॉग के और डिप्लोमेसी के माध्यम से उनको रिजोल्व करना चाहिए। और ये बात भी सत्य है कि भारत महात्मा गांधी का देश है, भारत गौतम बुद्धा का देश है, और यहाँ अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं कि हम किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते। लेकिन ऐसी स्थिति आ रही है कि जो जिस तरीके से दुनिया में अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है, और कुछ ताकतें जो अभी ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, उसको चैलेंज करने का, स्टेटस को चैलेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बात मान के चलिए कि वहां पे एक नया एक एक्सेस तैयार हो रहा है। और उसमें खासकर जब मैं कहूँगा ईरान की बात आती है, चाइना की बात आती है, रशिया की और नॉर्थ कोरिया, ये एक एक्सेस बना है एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, उस स्टेटस को चैलेंज करने के लिए या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, या बाइपोलर वर्ल्ड की, जो चाइना जिस तरीके, और कई तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें आ गए, चाहे वो एनर्जी की से संबंधित हो, या खास सबसे बड़ा जो कंटेंशियस इश्यूज आ रहा है वो न्यूक्लियर इश्यूज आ रहा है कि ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को एक्वायर करने की बात है, वहां पर इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व को बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वहां पर ये बात निश्चित है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनता है, और जिस तरीके का एक थियोक्रेटिक स्टेट है ईरान, वो इस इजराइल के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। और जिस तरीके से आतंकवाद भी बढ़ा, हमास ने जो इजराइल में जो अटैक किया, तो वो भी एक चिंता का विषय था। तो ईरान ने इस बात को संज्ञान में इजराइल ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस तरीके के स्ट्राइक्स किए हैं कि यहाँ पर जो खुमैनी का जो शासन है उसको खत्म किया जाए, ये ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बने। और बहुत कुछ हद तक अरब के कुछ देश इस बात को चाहते हैं। तो ये, और यहाँ पर ईरान के पीछे भी कुछ ताकतें खड़ी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत जिनकी बात करता है, भारत कहता है कि ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमन्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये बात G20 समिट में भी साफ उभर के आई थी, और हमने अफ्रीकन कंट्रीज को भी साथ में जोड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के और मेजर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से जो लोगों की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी है, एनर्जी इश्यूज हैं, वो कहीं पिछड़ ना जाए और दुनिया आर्म्स रेस की तरफ और न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ जाए। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित रूप से एक रेस्पॉन्सिबल देश की जरूरत है, भारत जैसे रेस्पॉन्सिबल देश की जरूरत है, जो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़ाने का। और मिडिल ईस्ट, क्योंकि भारत का अपने एस्पिरेशंस भी, हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से सऊदी अरबिया, UAE, इजराइल और यूरोप से जोड़ने का कोशिश किया। तो हमारे अपने एस्पिरेशंस हैं। हम दुनिया के आज कल पांचवी बड़ी इकोनॉमी थे, अब हम आते आते तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो और अच्छा एक इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है। दुनिया के देशों को एक भारत एक मार्केट के रूप में दिखता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के कंट्री हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, वो सभी कंट्रीज यहाँ पे भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन एक सेटबैक होगा अगर इस क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो या बाकी क्षेत्रों में, ये सर्विसेज थोड़ा डाइल्यूट होती है। जी, जाहिर सी बात है। इसलिए भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया है, क्योंकि भारत पूरी संसार को, पूरी दुनिया को अपने परिवार के समान मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग मंचों से इस बात को कह भी चुके हैं कि समय शांति का है, शांति के साथ विकास का है, एक दूसरे के साथ सहयोग का है। अनिल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि भारत के जो संबंध इजराइल के साथ हैं, खास तौर से व्यापारिक या आर्थिक संबंध जो हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए संबंध भी इजराइल के साथ हैं, इसी प्रकार ईरान के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं, इन देशों के साथ? देखिए, जहां तक इजराइल की बात है तो हमारा एक इजराइल ट्रस्टेड पार्टनर है जी। और भारत की जो डिफेंस, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर,
इन 4 चीजों में इजराइल हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा डिपेंडेबल पार्टनर है। दूसरी तरफ ईरान, क्योंकि ईरान से हम लगभग 11 से 12% ऑयल लिया करते थे, क्रूड, जब तक कि अमेरिकन सेक्शंस के अंदर में 2 साल पहले उसको बंद करना पड़ा था। लेकिन आज की डेट में ट्रेड तो इतना ज्यादा हमारा नहीं है, लेकिन उसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन हमारा सिविलाइजेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दूसरी चीज, जैसा संजय जी ने कही कि आईमैक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इसराइल के थ्रू, तो इधर हमें देखें तो अगर आप चबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, सिक्योरिटी के संदर्भ में, कनेक्टिविटी के संदर्भ में, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए, तो उस लिहाज से ईरान का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारे लिए है। दूसरा, वहां पर हम एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के भी पार्टनर हैं, जो एक दूसरी एक चीज है जो रशिया तक जाती है और वहां से यूरोप के लिए बनाई गई। लेकिन चूंकि यूएस सैंक्शंस, यूनिलैटरल सैंक्शंस लगी रही उसके ऊपर, तो उसके चलते उसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन यूज नहीं हुआ है। लेकिन वो एक हमारे लिए, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से एक तरह से हमारे इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं। अगर वहां पर युद्ध होता है या वहां पर किसी तरह की इनस्टेबिलिटी आती है, तो भारत का इसीलिए यही रुख है कि अपने दोनों मित्र देशों से ये कहे और कह रहा है कि डायलॉग, प्रधानमंत्री ने कल क्रोएशिया में भी बोला ये बात को कि बैटलफील्ड पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो ये बात प्रधानमंत्री बार बार कह सकते हैं कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। और भारत का जहां तक रोल करने की बात है, तो भारत तैयार है उसमें दोनों के, अगर दोनों साइडों को चाहिए, और दोनों ट्रस्ट करते हैं इस मामले में भारत को। लेकिन अभी हमें देखना होगा किस तरह अमेरिका ये रोल आगे अदा करता है, क्योंकि अमेरिका के रोल के ऊपर इस पूरे युद्ध का भविष्य टिका हुआ है। जी अनिल जी, वैसे मैं एक चीज़ और समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका जो है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अनिल जी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनके सेना प्रमुख लंच कर रहे हैं। ईरान पे जिस तरह का टकराव हो रहा है, ये पाकिस्तान की जो राजनीति है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यह भी संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान की भूमिका, दोहरी भूमिका है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो दोहरी भूमिका नहीं है, अमेरिका की बड़ी दोहरी भूमिका जी मैं कहूंगा इसमें। पाकिस्तान के बारे में तो दुनिया जानती है कि ये टेरर स्टेट है, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है। लेकिन अगर आप देखें तो जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान का, तो तालिबान को और मुजाहिदीन को क्रिएट किया अमेरिका ने, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मदद से। उसके बाद में वहां लड़ाई लड़ी सब जगह जाकर के। और टेररिज्म कहाँ बढ़ा सबसे ज्यादा? टेररिज्म सबसे ज्यादा बढ़ा जिस वक्त अब इराक का इन्वेजन हुआ, जब इंस्टेबिलिटी लाई गई, तो उस सब के पीछे ये विदेशी ताकतें और खासतौर से पाश्चात्य ताकतें हैं। रही बात पाकिस्तान की और अमेरिका की, तो पाकिस्तान और अमेरिका पहले सेंटो सीटो, पुराने जो कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान उनका एक बड़ा मित्र था। पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस का यूएस की, अमेरिकन इंटेलिजेंस और आर्मी के साथ में बहुत गहरा संबंध है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने $400 मिलियन जो थे F-16 को मेंटेनेंस के लिए दिए गए। और F-16 किस लिए दिए गए? कि ताकि वो काउंटर टेररिज्म कर पाए। आप सोच सकते हैं कि F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो गेम खेलते हैं, उनके जी लिए ये चेस गेम है। और उसमें वो देखते हैं कि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में है, अपनी बात रखता है, अपना डिसीजन खुद लेता है। दोस्ती हमारी उनके साथ बहुत ज्यादा है, ग्लोबल जी कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रशिया के साथ हमारी स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उनको कहीं ना कहीं ले चाहिए। और पाकिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, एक मर्सिनरी स्टेट है, और इसलिए अगर वो उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए समझना चाह रहा था। अमेरिका का जो खेल है उसे तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जो बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर पैसे के लिए, कर्जे के लिए कुछ भी करता है, इसको मैं समझना चाह रहा था आपसे। डॉक्टर संजय, आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम बात इजराइल की करते हैं और भारत के संबंधों की, टेक्नोलॉजी का इशू हो, रक्षा संबंधों की बात हो या कृषि क्षेत्र की बात हो, काफ़ी मदद इजराइल से भारत को मिलती है और भारत भी कई क्षेत्रों में सहयोग इजराइल का करता है। इसी प्रकार ईरान से भी व्यापारिक हमारे रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैं इसको इस एंगल से आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए,
भारत जब से कुछ समय से जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इमर्ज हुआ 2014 के बाद से, आप मान के चलिए धीरे धीरे अमेरिका ने इस मिडिल ईस्ट से अपने आप को विड्रॉ किया और इंडो पैसिफिक में कंसंट्रेट किया। तो उन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक डिफाइन किया, ज्योग्राफी एक डिफाइन किया, हॉलीवुड से बॉलीवुड तक। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं नहीं, ये बॉलीवुड तक नहीं रुकेगा, इसके बियॉन्ड भी हमको देखना पड़ेगा, यानी कि अरेबियन सी और मिडिल ईस्ट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे लिए, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का दोनों पक्ष है, चाहे वो इकोनॉमिक पक्ष हो या स्ट्रेटेजिक पक्ष हो, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हो, दोनों पक्ष से भारत के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर इजराइल की आपने बात की, हमको इजराइल दो तीन तरीके से साफ साफ चाहिए। पहली बात, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आईटी हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, हमको इजराइल चाहिए। निश्चित रूप से जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है उनका, क्योंकि वो भी टेररिज्म से सफर करते हैं, हम भी टेररिज्म से सफर करते हैं, और इसीलिए हमारे उनके साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। और इजराइल हमको चाहिए यूरोप से कनेक्टिविटी एक कॉरिडोर के रूप में, जिससे U2I2, और आप ये कहिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन यहाँ हमको ये भी कि ईरान भी हमको उतना ही बराबर चाहिए। क्यों हमने ईरान को के साथ में दोस्ताना संबंध बनाया? एक बहुत बड़ा फैक्टर था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपनी कनेक्टिविटी डिफरेंट पर्पज से, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने तापी गैस पाइपलाइन की बात कही, या ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात की। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से, करतूतों से बाज नहीं आता और एक जियोपॉलिटिकल एक ब्लॉकेड बना हुआ था, तो हमने अपने कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान में एक कॉरिडोर बनाने के लिए ईरान को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसमें ईरान ने कोऑपरेट भी किया कि यस, आप वहां पे आप चाबार पोर्ट बनाइए और उसके माध्यम से आप सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में आप अपना एंट्री करिए। और यही पर्पज है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, जियो स्ट्रेटेजिक है, जियो इकोनॉमिक है, तो ईरान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। और हम इसीलिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी हम भागीदार बन रहे थे कि इस जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसको ना केवल भारत बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक कनेक्ट करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ जो अरेबियन सी का ये सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड जो होता है, जो जो हार्मुज, गल्फ ऑफ हार्मुज के माध्यम से होता है, तो वो ओमान और ईरान के बीच लगभग 21 माइल्स का एक क्षेत्र है। उसमें ईरान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर ये ब्लॉकेड हो गया तो आप मान के चलिए कि हमारा एक लगभग 15 से 20% जो आयात है उसमें डिक्लाइन हो जाएगा और भारत की इकोनॉमी पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट क्षेत्र है उसमें शांति हो, ग्लोबल कम्युनिटी का हमको सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में चाहे वो अमेरिका हो या बाकी दुनिया हो, इसको ज्यादा एग्जेजरेट ना करे और इसको पीसफुल डायलॉग के माध्यम से रिजोल्व हो, ताकि हमारा जो नाव है विकास की वो आगे बढ़ती हुई चली जाए। जी बिल्कुल अनिल जी, मैं आपसे अंत में समझना चाहूंगा, क्योंकि भारत ने 2 संदेश दुनिया को साफ साफ दिए हैं। पहला संदेश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए था, जो आतंकवाद के अड्डों पर भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से चोट की, वो साफ साफ दुनिया को संदेश था कि भारत आतंकवाद का किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगा, घर में घुस के मारेगा। दूसरा मानवता का संदेश, ऑपरेशन सिंधु, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर, मानवता का संदेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज जी। ये जो भारत की एक पुलिस पॉलिसी बनी है इस सरकार की, वो है जीरो टेरर पॉलिसी जी। और उसमें हम किसी भी तरह से आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे अपने यहाँ। अगर कोई अटैक करेगा तो जहां पे भी उसका ठिकाना है वहां जाकर के उसको खत्म किया जाएगा, और अगर कोई देश उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो उसके अंदर कैजुअल हो। तो ये एक चेंज भारत की पॉलिसी में जो आया है पिछले कुछ सालों में, मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय है। दूसरी चीज, जहां तक ऑपरेशन सिंधु की बात है, आपको याद है कि वैक्सीन मैत्री में भी भारत सबसे आगे था। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात को तो भारत हमेशा मानता ही है। सारी दुनिया में जब सब लोग इकट्ठा कर रहे थे अपनी वैक्सीन को, भारतीय एक ऐसा देश था जिसने 100 देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करी। 150 देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उसको भेजा जाए, सबको दवाइयां, जो भी जिसको, अमेरिका कनाडा वगैरह सब जगह हमने भेजा। रही बात यह कि अपने लोगों की सेवा सुरक्षा, वो सबसे बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, मैं कहता हूँ डायस्पोरा डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने लोग कहीं पे भी फंसे होते हैं तो 4 लोगों को भी निकालने के लिए भारत पूरी ताकत लगा देता है। और जैसा हमने देखा है कि हर तरह के
कॉन्फ्लिक्ट जोन से हमने अपने लोगों को निकाला। यही मैं कहता हूँ सबसे कि आप भारत पे अपने देश के ऊपर भरोसा रखिए और जैसा हमारी एम्बेसीज आपको बताती हैं उस तरह फॉलो करिए, आप सेफली कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकल जाएंगे। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने मानवता का संदेश दिया है और ये संदेश दिया है कि भारत के नागरिक किसी भी देश में हो, संकट की घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है, भारत की सरकार उनके साथ खड़ी है। अनिल जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर संजय भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।